क्या देश की भोली भाली कौम और भगवान कृष्ण के वंशज कहे जाने वाले यदुवंशियों को अहिर रेजिमेंट के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है? कई दशकों से अहिर रेजिमेंट को लेकर आंदोलन होते आ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं बन रही है यादव समुदाय की अपनी रेजिमेंट? रेजांगला में वीरता का परचम दिखाने के बाद अब सरकार कब मंजूरी देगी आखिर अहीरों की अपनी रेजिमेंट बनाने के लिए? या सिर्फ नेता और चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठा कैंपेन चलाते हैं? क्या अब तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया है जो सरकार तक अहीर रेजिमेंट की मांग को नहीं पहुंचा पाया हो, या फिर पहुंचाना ही नहीं चाहते हैं, या फिर उनको सच्चाई का पता है कि अहीर रेजिमेंट कभी नहीं बनेगी? पूरे आंकड़े और साथ में सच्चे तथ्य पेश करेंगे, जिससे यह समझने में आसानी होगी कि शुरू से लेकर अब तक लोगों की, आर्मी की और सरकार की क्या सोच रही है, अहीर रेजिमेंट बनेगी या नहीं। अहीर रेजिमेंट की मांग एक दो दशक पहले से नहीं बल्कि लंबे समय से उठती चली आ रही है, विशेषकर 1962 के रेजांगला युद्ध के बाद। आइए इस मांग की उत्पत्ति पर नजर डालते हैं कि असल में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ब्रिटिश काल में सेना का ढांचा जातीय और क्षेत्रीय आधार पर तैयार किया जाता था। ब्रिटिशों ने यह नीति अपनाई थी कि विशेष जातियों को मार्शल रेस माना जाए, जिन्हें वे बहादुर और लड़ाकू मानते थे। इसी संदर्भ में अहीर मतलब यादव समुदाय, खासकर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के अहीरों को फौज में भर्ती किया गया। 95वीं रसेल इन्फेंट्री की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1813 में हुई थी। शुरुआत में इसका नाम फर्स्ट बटालियन रसेल्स इन्फेंट्री रखा गया था। इसका नाम रसेल हैदराबाद रेजिडेंसी के तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी हेनरी रसेल के नाम पर पड़ा। यह यूनिट हैदराबाद राज्य से जुड़ी थी और ब्रिटिश भारतीय सेना में सहयोग देती थी। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने अहीर सैनिकों की 4 कंपनियां 95वीं रसेल इन्फेंट्री गठित की। इसमें 1898 के आसपास 4 कंपनियां खासतौर पर अहीर सैनिकों से बनाई गई। उस दौर में इन 4 कंपनी को अहीर कंपनी या फिर अहीर प्लाटून कहा जाता था। अहीर समुदाय को अलग अलग ब्रिटिश रेजिमेंट्स में भी शामिल किया जाता था, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर अहीरों की अच्छी खासी संख्या थी, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के अंदर, राजपूताना राइफल्स के अंदर, आर्मी सर्विस कोर्स जिसको एएससी बोलते हैं, उसके अंदर भी अहीरों की काफी अच्छी संख्या रही है। इसका मुख्य कारण यह था कि अहीर समुदाय को कृषक योद्धा जाति के रूप में देखा जाता था। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य भारत में यादवों की काफी अच्छी संख्या है। उनकी मजबूत कदकाठी और सैन्य क्षमता को देखकर भर्ती तेज की गई। अहीर सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में कई मोर्चों पर युद्ध लड़े हैं। पहले विश्व युद्ध 1914 से 18 के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध 39 से 45 के अंदर बड़ी संख्या में पूरी दुनिया भर के अंदर अहीर सैनिक भेजे गए। हालांकि 95वीं रफेल इन्फेंट्री की तैनाती भारत के अंदरूनी इलाकों में सिर्फ विद्रोह को रोकने के लिए होती थी। रेजांगला युद्ध से नई शुरुआत की गई। 1962 में भारत चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिसको ज्यादातर अहीर सैनिकों द्वारा बनाया गया था, उन्होंने लद्दाख के रेजांगला में अद्भुत वीरता दिखाई। कुल 120 सैनिकों में से 114 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने इसी के विपरीत 1300 चीनी सैनिकों को कड़ा सबक सिखाया था। तब से अहीर समुदाय की सैन्य परंपरा को विशेष रूप से याद किया जाने लगा। 1962 के बाद स्थानीय स्तर पर समुदाय ने पहली बार अलग रेजिमेंट की मांग उठाई, लेकिन ये ज्यादा संगठित रूप से नहीं थी। 1970 से लेकर 1980 तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अहीर संगठनों ने धीरे धीरे रेजिमेंट की मांग को राजनीतिक मंचों पर उठाना शुरू किया, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी महत्व नहीं मिला। 1990 में जातिगत और क्षेत्रीय रेजिमेंट पर राजनीतिक बहस के दौरान अहीर रेजिमेंट की मांग फिर से उठी, मगर सरकार ने इसे मिश्रित सेना नीति के तहत ठुकरा दिया। 2012 के अंदर रेजांगला युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर फिर से यह मुद्दा जोर शोर से उठा। यादव महासभा, अहीर रेजिमेंट संघर्ष समितियों ने आयोजन किए। 2017 कुछ स्थानीय सांसदों और हरियाणा से आने वाले जनप्रतिनिधियों ने संसद में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को रखा। लिखित ज्ञापन भी दिए गए। 2022 के अंदर सबसे बड़ा संगठित आंदोलन शुरू हुआ। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले हरियाणा के खेड़की दोला टोल प्लाजा पर बहुत लंबा धरना प्रदर्शन किया गया। 2023 में भोपाल, लखनऊ, गुड़गांव, पटना आदि में अहीर रेजिमेंट की समर्थन रैलियां निकाली गई। राजनीतिक दलों ने समर्थन देना शुरू किया। 2024-25 के अंदर लगातार सोशल मीडिया पर महापंचायतों पर धरने किए जा रहे हैं। चुनावी मंचों पर अहीर रेजिमेंट को लेकर राजनीतिक वादे देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर अब तक अलग अलग मंचों पर इसकी बात उठ चुकी है। इसके अलावा हजारों स्थानीय स्तर पर ज्ञापन, धरने, रैलियां
राजनीतिक बैठकें समय समय पर होती आ रही हैं। जाति के आधार पर जो रेजिमेंट्स बनी हुई हैं, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। उनमें से कुछ के नाम हम बताते हैं कि कौन कौन सी रेजिमेंट्स अभी बनी हुई हैं। सिख रेजिमेंट है, मुख्य तौर पे इसमें सिख समुदाय के लोग हैं। राजपूताना राइफल्स हैं, मुख्य रूप से राजपूत और जाट और गुज्जर लोग हैं। इसमें कुछ यादव की यूनिट्स भी हैं। गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा समुदाय है। जाट रेजिमेंट के अंदर मुख्य रूप से जाट समुदाय है। कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर उत्तराखंड क्षेत्रीय, मगर अहीर और कुमाऊनी आदि शामिल हैं। गढ़वाल राइफल्स के अंदर गढ़वाली क्षेत्रीय और महार रेजिमेंट के अंदर दलित महार समुदाय, ये सब शामिल हैं। मराठा लाइट इन्फेंट्री की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके अंदर मराठा समुदाय है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि सब रेजिमेंट से बनी कब है। जाट रेजिमेंट की बात की जाए तो 18वीं सदी की सबसे प्रमुख योद्धा जाति, जो 1795 के अंदर इसकी यूनिट बनी थी। राजपूताना राइफल्स, जिसकी स्थापना 1775 में हुई थी। मराठा, शिवाजी से पहले से भी इसकी यूनिट चलती आ रही, मतलब ये सैनिक लड़ते आ रहे हैं इसके। और मराठा लाइट इन्फेंट्री 1768 ईस्वी के अंदर गठित हो गई थी। 1815 के अंदर गोरखा रेजिमेंट बनी और सिख सैनिक यूनिट्स हैं वो 1846 के अंदर, कुमाऊं रेजिमेंट 1813 के अंदर, गढ़वाल राइफल्स 1887 के अंदर, 1941 के अंदर सबसे लास्ट टाइम महार रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। हालांकि लंबे समय से सेना में लड़ते आ रहे थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद आर्मी में कास्ट के हिसाब से यूनिट्स पर जोड़ दिया गया। कभी हटाया भी और कभी, लेकिन इसको बाद में पक्के तौर पर स्वीकार भी कर लिया गया। जाति के हिसाब से यूनिट बनाने के पीछे क्या उसी विशेष जाति को फायदा पहुंचाना है या फिर कुछ और कारण है? ब्रिटिश राज के दौरान सेना में मार्शल रेस थ्योरी चली, जिसके तहत कुछ जातियां और इलाकों के लोगों को लड़ाकू और बहादुर माना गया। इसी सोच के कारण राजपूत, सिख, गोरखा, जाट, मराठा जैसी जातियां अलग अलग यूनिट बनाई गई। इन जातीय रेजिमेंट्स का आधार यह था कि जिन जातियों ने ऐतिहासिक रूप से युद्धों में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें संगठित कर उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। ब्रिटिश से पहले भी जाति को बहुत महत्व दिया गया था और उसी आधार पर सेना प्रमुख यानी सेनापति और सेना होती थी। जाति आधारित यूनिट सिर्फ जाति विशेष को लाभ पहुंचाने का साधन नहीं है, इसके पीछे ऐतिहासिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। हाँ, इसका सामाजिक प्रभाव जरूर होता है, जिससे उस जाति में सम्मान की भावना बढ़ती है, लेकिन सेना की प्राथमिकता देश की रक्षा और कुशल संचालन है, न कि केवल किसी जाति का तुष्टीकरण करना। देश की आजादी के बाद बहुत सारी यूनिट्स बनी है, जैसी जरूरत रही उसी हिसाब से यूनिट बनाते रहे, जिसमें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट है 1949 के बाद विस्तार हुई और हाई एल्टीट्यूड और युद्धक अभियानों में विशेषता। सिख लाइट इन्फेंट्री 1948 के बाद इसका और विस्तार किया गया। ब्रिगेड ऑफ गोरखाज के अंदर 1947 के बाद इसका, और भारत नेपाल संधि के तहत फिर ये पैरा स्पेशल फोर्सेज है, 1966 में अलग पहचान मिली। सबसे खतरनाक कमांडोज ऑपरेशंस में इसका यूज किया जाता है। और लद्दाख स्काउट्स है, 1963 में चीन युद्ध के बाद हिमालय में युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया। सिक्किम स्काउट्स है 2013 में सिक्किम बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। अरुणाचल स्काउट्स है 2010 में अरुणाचल में। और बहुत सारी यूनिट्स हैं। नई यूनिट्स बनाना या फिर नई रेजिमेंट बनाना ये किसके हाथ में है? सबसे पहले इसकी शुरुआत भारतीय सेना का मुख्यालय यानी आर्मी हेडक्वार्टर्स में होता है। सेना के जनरल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसकी कोर टीम सबसे पहले ये तय करते हैं कि क्या सेना को नई रेजिमेंट या यूनिट की जरूरत है। वे ग्राउंड रिपोर्ट्स, खतरों का लेवल और सेना की क्षमता और भविष्य की जरूरतों को देखकर सिफारिशें करते हैं। ये उसके बाद रक्षा मंत्रालय तक पहुंचते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD तक। सेना से प्रस्ताव मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय उसकी गहराई से जांच करता है। ये देखा जाता है कि देश की सुरक्षा को कितना फायदा होगा, आर्थिक बोझ कितना बढ़ेगा, यूनिट का सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता कैसी होगी। रक्षा मंत्री इस पर अंतिम राजनीतिक फैसला करते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS। अगर मामला बहुत बड़ा हो, जैसे पूरी नई रेजिमेंट बनाने का हो, तो इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भेजा जाता है। इस कमेटी में होते हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। CCS अंतिम मुहर लगाती है। भारत सरकार की अनुमति के बाद जब सरकार से मंजूरी मिल जाती है, तब सेना में उसके लिए बजट, ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और तैनाती की तैयारी की जाती है। इसके बाद नए सैनिक की भर्ती शुरू होती है। आजादी के बाद भारतीय सेना में जाति आधारित कोई नई रेजिमेंट आधिकारिक रूप से नहीं बनाई गई है। जो जाति आधारित रेजिमेंट मौजूद हैं, वो सब ब्रिटिश शासन के दौरान ही बनी थी, यानी राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री। इन सभी की जड़ें अंग्रेजों की मार्शल रेस नीति के तहत जुड़ी हुई थी। इसमें अहीर रेजिमेंट कहीं पर भी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि जब आजादी के बाद ऐसी कोई रेजिमेंट नहीं बनी है, तो फिर अहीर रेजिमेंट को लेकर इतना बवाल क्यों होता है? क्या लोगों को बहकाया जा रहा है?
सिर्फ वोट के नाम पर इस बात को जानना जरूरी है कि भारतीय सेना अब जाति के आधार पर नई रेजिमेंट बनाने के खिलाफ है या नहीं। सेना का जोर समान अवसर, क्षमता और राष्ट्रीय एकता पर है। जाति आधार पर कोई भी यूनिट्स नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें देश की एकता और समानता जरूरी है। क्या ये नेता और आंदोलनकारी अहिर रेजिमेंट बनवा सकते हैं? नेता और लोग मुद्दा उठा सकते हैं, राजनीतिक दबाव बना सकते हैं। अंतिम फैसला केवल सेना और सरकार की रणनीतिक जरूरत पर आधारित है। जाति आधारित रेजिमेंट बनाने का दौर समाप्त हो चुका है। नई यूनिट्स अब राष्ट्रीय हित को देखकर बनाई जाती है। अगर सरकार ने जाति के आधार पर एक नई रेजिमेंट बनाई और उसकी मंजूरी मिली तो इससे ये परंपरा और मिसाल बन सकती है कि जिससे दूसरी जातियों भी आंदोलन पर उतर सकती हैं। कोई भी जाति ये कह सकती है कि अगर यादवों के लिए अहिर रेजिमेंट बन सकती है तो हमारे समुदाय के लिए क्यों नहीं। कुर्मी रेजिमेंट की मांग हो सकती है, ब्राह्मण रेजिमेंट, कायस्थ रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट आदि की मांग भी उठ सकती है। नेता अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस मुद्दे को हवा दे सकते हैं। इसमें सामाजिक बंटवारा और जातिगत राजनीति और बढ़ सकती है। बाकी समाज से पहले मांगे उठती चली आ रही हैं, पर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। अगर अहिर रेजिमेंट बनती है तो दबाव बढ़ जाएगा कि बाकियों को भी मौका दिया जाए। इससे सेना में जातिगत विभाजन बढ़ सकता है, राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ेगा, युद्ध क्षमता जाति के आधार पर बंटने लगेगी, जो खतरनाक है। सेना की भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव के आरोप लग सकते हैं, सामाजिक टकराव और जातिगत आंदोलन तेज हो सकते हैं। तो फिर क्या अहिर रेजिमेंट कभी नहीं बनेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। अहिर रेजिमेंट बन सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कठिन है। कब बन सकती है? सेना खुद महसूस करे कि अहिर समुदाय की विशेष युद्ध क्षमता या सामरिक आवश्यकता है। सरकार, सेना और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सहमति से बन सकती है। कोई विशेष युद्ध या सुरक्षा स्थिति जिसमें यादव समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ने की रणनीति जरूरी हो। सामाजिक आंदोलन इतना व्यापक हो जाए कि राजनीतिक दबाव असाधारण स्तर पर पहुंच जाए। बहुत बार नेता जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अधूरी या भावनात्मक बातें बताकर अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं। ये हर दल हर स्तर पर होता है, पंचायत से लेकर संसद तक, खासकर तब जब कोई मुद्दा जाति से जुड़ा हो, धर्म या क्षेत्रीय गर्व से जुड़ा हो, सेना, सुरक्षा या देशभक्ति से जुड़ा हो। तो कैसे भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, क्योंकि नेता होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है, आम जनता को इसके बारे में कम जानकारी होता है। वो जनता के सामने अधूरी सच्चाई बताते हैं। जनता को लगता है कि सिर्फ नेता के कहने से रेजिमेंट या कोई बड़ी स्कीम बन जाएगी। असल में कानून, प्रक्रिया और सरकारी नियम बहुत जटिल होते हैं, जो नेता छुपा लेते हैं। भावनात्मक मुद्दों को हवा देते हैं। जाति, धर्म, सेना, राष्ट्रवाद, इन मुद्दों पर लोगों को जोश में लगाकर वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन असली समस्या हल नहीं करते हैं। आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल, जैसे धरना, प्रदर्शन, रैलियां करवाते हैं, पर जब खुद सत्ता में आते हैं तो वो वही मांगे भूल जाते हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं कि सरकार दोषी है, और जब सरकार में आते हैं तो कहते हैं कि सेना के अफसर उनकी बात नहीं मान रहे हैं। जनता का नुकसान इसमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन होता कैसे है? भावनाओं में बहकर लोग आंदोलन में समय, पैसा और ऊर्जा लगाते हैं। असल में कोई कानूनी या ठोस परिणाम नहीं निकलता है। लोग आपस में जातिगत और राजनीतिक रूप से बढ़ जाते हैं। नेता अपना चेहरा चमकाते हैं और वोट बैंक बढ़ाते हैं। अहिर रेजिमेंट जैसे मुद्दे पर भी यही हो रहा है। दशकों से नेता मांग रहे हैं, पर कोई ठोस प्रस्ताव सेना या रक्षा मंत्रालय तक नहीं पहुंचता है। हर चुनाव से पहले मुद्दा उछाल दिया जाता है, चुनाव बाद सब चुप हो जाते हैं। जनता भ्रमित रह जाती है कि रेजिमेंट बस बनने ही वाली है। आप सबका क्या विचार है? मैंने सारी चीजें, सारे तथ्यों के साथ में, फैक्ट के साथ में, रिपोर्ट के साथ में आप सबके सामने पेश किया है। ये सारी चीजें जो भी अब तक अहिर रेजिमेंट को लेके हुई हैं, वो सारी मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप लोगों की क्या राय है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों का निजी इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अहिर रेजिमेंट बनाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि 47 के बाद, यानी देश की आज़ादी के बाद, अब तक जाति के आधार पर कोई भी रेजिमेंट नहीं बनी है और ना ही बनने की संभावना है। इस संभावना की बात की जाए तो इसको 10% कह सकते हैं। क्योंकि 10% इसलिए क्योंकि हर नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ के सिर्फ 10% चांसेस होते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको रियल चीज़ें दिखाना, फैक्ट के साथ में। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।